अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाहौर हाई कोर्ट का 20/9/2022 को मैटरनिटी लीव के हवाले से एक जानदार फैसला आया है। मुसम्मात मुबीन असगर जो कि पटिशनर हैं, इसमें पटिशनर नंबर 1 जूनियर टीचर साइंस और पटिशनर नंबर 2 एलिमेंट्री स्कूल टीचर इंग्लिश के तौर पर वर्कियर वेलफेयर स्कूल में इवनिंग क्लासेस के अंदर अपने फराइज सर अंजाम दे रही, जहां पर उन्होंने 90 दिन की मैटरनिटी लीव के लिए अप्लाई किया, मगर महकमा ने ये एतराज लगाकर लीव देने से इनकार कर दिया कि आपकी भर्ती इंटर्नशिप पॉलिसी 2014 के तहत है और इस पॉलिसी के मुताबिक आप मैटरनिटी लीव की हकदार ना हैं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और रिट पटिशन नंबर 51488/2022 अंडर आर्टिकल 199 दायर की और ये दरखास्त की कि आप अदालत आलिया महकमे को हुक्म सादर करें कि वो हमें मैटरनिटी लीव विद पे दे। दरखास्त गुजारों का ये मौकफ था कि अगरचे पॉलिसी 2014 में मैटरनिटी लीव मौजूद नहीं, मगर मैटरनिटी लीव उनका बुनियादी हक है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने अदालत के अंदर ये एतराज उठाया कि ये दावा खड़ा नहीं रह सकता क्योंकि दरखास्त गुजार कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं और अदालत तय कर चुकी है कि ये हाई कोर्ट से रजू नहीं कर सकते। नीज ये कि दरखास्त गुजार की सर्विस पॉलिसी 2014 के तहत चलती है, जिसके मुताबिक वो सिर्फ महीने में 2 छुट्टियां कर सकते हैं। इसके अलावा वो जो भी छुट्टी करेंगे वो विदाउट सैलरी होगी। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल का मजीद ये मौकफ था कि चूंकि पॉलिसी 2014 में मैटरनिटी लीव का जिक्र ही नहीं, लिहाजा दरखास्त गुजार इस चीज को तलब नहीं कर सकते जो महकमाना कानून में मौजूद ही नहीं। अदालत ने सबसे पहले इस दावे की मेंटेनेबिलिटी को डिस्कस किया है और अपने फैसले की इब्तदा सर जॉन सेलमेट की राइट की डेफिनेशन से की है। इस तारीफ के मुताबिक ऐसा मुफाद जो कि कानूनी तौर पर हक हो और कानून इसकी हिफाजत करे राइट कहलाता है। आईने पाकिस्तान का चैप्टर 1 पार्ट 2 किसी भी तरह शख्स या एक ग्रुप के मफाद को वाज़ेह तौर पर प्रोटेक्ट करता है। इस बात को तकवीत देने के लिए मुअज़्ज़िज़ अदालत ने मुल्की और गैर मुल्की अदालती नज़ायर का हवाला दिया। दावे की मेंटेनेबिलिटी के हवाले से इस केस के अंदर अदालत आलिया ने चौधरी मंजूर इलाही वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 1975 SC 66 केस को डिस्कस किया है। इस केस के मुताबिक द एपेक्स कोर्ट रूल्ड दैट द हाई कोर्ट्स पावर्स under Article 199(1)(c) of the Constitution are expansive and it can exercise them not only where a citizen's fundamental right is offended but also to enforce an individual's right under Article 4 which is inalienable। यानी कि हाई कोर्ट की पावर एक्सपेंसिव है और जहां कहीं भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होगी तो हाई कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो आर्टिकल 4 को इन्फोर्स करने के लिए अपनी पावर को इस्तेमाल करे। आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है कि किसी भी इंडिविजुअल का राइट जो है इन अकॉर्डेंस विद लॉ डील होगा। इस केस के अंदर एक और अदालती फैसले को डिस्कस किया गया है जिसका टाइटल है अब्दुल वहाब एंड अदर्स वर्सेस HBL एंड अदर्स 2013 SCMR 1383। इसके अंदर ये रूल्ड किया गया है कि ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाने वाला कानून या पॉलिसी रेगुलेशन रूल जिसमें बुनियादी हकूक की पामाली की गई हो कल अदम होगा, जो कि वाज़ेह तौर पर आर्टिकल 8 में दर्ज है। आर्टिकल 8(2) ऐसे कानून की फॉर्मेशन को सिरे से ही रोकता है, यानी आर्टिकल 8(2) ऐसे कानून की फॉर्मेशन के ऊपर कदगन लगा देता है। फर्दर रिट की मेंटेनेबिलिटी को डिस्कस करते हुए अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले की मिसाल दी जिसका टाइटल है डॉक्टर आमना सलीम खान वर्सेस नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद एंड 4 अदर्स 2021 PLC CS 212। इसके अंदर मुदैया डॉक्टर आमना सलीम खान ने नस्ट इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के केस का हवाला दिया जिसके अंदर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर आमना सलीम को प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस पर लंबी छुट्टी देने से इनकार कर दिया और इनको रिजाइन करने का कहा, मगर डॉक्टर आमना सलीम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया जिस पर यूनिवर्सिटी ने इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। डॉक्टर आमना सलीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया तो यूनिवर्सिटी ने एतराज किया कि अदालत कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के केस नहीं सुन सकती। इस पर अदालत ने हेल्ड किया कि मादर पिदर
किसी भी अथॉरिटी को आज़ादी हासिल नहीं है। जहां पर शहरियों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ आड़े आएगा, वहां पर अदालत की ये जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए ये कहा कि ये रिट मेंटेनेबल है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का टाइटल है सीमा गुप्ता वर्सेस गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 135 इन ब्रैकेट 2006 DLT 404 that the employee's request for an extension of her maternity leave under the employment regulations should be interpreted as an exercise of her fundamental rights rather than a traditional case of enforcement of contract। यानी कि जब भी फीमेल एम्प्लॉय की तरफ से मैटरनिटी लीव में एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी तो ये उसका फंडामेंटल राइट तस्वर होगा, ना कि उसको रिवायती तरीके से लिया जाएगा। अदालत ने मजीद ये वाज़ह किया कि मैटरनिटी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये नेचुरल सोशल फंक्शन है। ये वो जरिया है जिससे ह्यूमन स्पीशीज की तादाद बढ़ती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदाजे के मुताबिक रोजाना 810 नौजवान औरतें प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ की वजह से मर जाती हैं। 2017 में 2,95,000 औरतें अपनी जान प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के दौरान गंवा बैठी। कम से कम 7 मिलियन औरतें प्रेगनेंसी के बाद शदीद किस्म के मसाइल से दो चार हो जाती हैं और 50 मिलियन औरतों की सेहत खराब हो जाती है, और ये सब 90% डेवलपिंग ममालिक में हो रहा है। अदालत ने इस केस के अंदर ये भी करार दिया कि ये आर्टिकल 25 की वायलेशन है। आर्टिकल 25 के मुताबिक अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल को मैटरनिटी लीव की सहूलत मौजूद है तो यही सहूलत दूसरे लोगों को, दूसरे सिटीजन्स को भी होनी चाहिए। मजीद अदालत ने ये करार दिया कि जो अथॉरिटी का एक्ट है वो आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन यानी राइट ऑफ लाइफ को जो प्रोटेक्ट करता है उसकी वायलेशन है। राइट ऑफ लाइफ से मुराद यहाँ सिर्फ जिंदा रहने का हक नहीं, बल्कि लाइफ से जुड़ी वो तमाम सहूलियात जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बेहतरी में मावन होती हैं। इन तमाम सहूलियात की फराहमी एक इंसान का, इंडिविजुअल का या एक ग्रुप का बुनियादी हक है। काम के अंदर महकमे को यह हिदायत जारी की कि वो पटिशनर्स को मैटरनिटी लीव विद पे ग्रांट करे, और अगर आप CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जजमेंट लाजमी तौर पर गो थ्रू करनी चाहिए। इस केस के अंदर अदालत ने वुमेन का राइट टू सेव मदरहुड डिटेल के साथ डिस्कस किया है, जिसके अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स, इसके अलावा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 को डिस्कस किया गया है, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल जो राइट्स हैं 1966 के, स्पेशल प्रोटेक्शन शुड बी अकॉर्डेड टू मदर्स ड्यूरिंग ए रीजनेबल पीरियड, इसको डिस्कस किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 11(2)(b जो है कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन CEDAW 1979, उसके आर्टिकल्स को डिस्कस किया गया है डिटेल के साथ। मजीद इस जजमेंट के अंदर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जो प्रोटेक्शन फ्राहम करती है वुमेन्स को, स्पेशली तौर पे प्रेग्नेंट और नर्सिंग वुमेन्स को, उसकी प्रोविजंस को डिस्कस किया गया है। इसके अलावा SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो तय किए गए हैं वर्ल्ड की तरफ से, उनको डिस्कस किया गया है। मजीद इसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान UDHR और ICESCR और CEDAW का सिग्नेटरी है, लिहाजा वो इनकी प्रोविजंस को फुलफिल करने का पाबंद है। इनको डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। मजीद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के वो तमाम आर्टिकल्स को डिस्कस किया गया है जो कि एक प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर के हवाले से जरूरी हैं। सुनने का बहुत शुक्रिया।